स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीएसई जोन 99। आज हम लोग नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर का फोर्थ पार्ट का वीडियो बनाने जा रहे हैं। चलिए देखिएगा ध्यान से। आज हम लोग इस फोर्थ पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार से भारत के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जागृत किया जाता है, कैसे जो विभिन्न समुदाय में बटे हुए थे, कई ग्रुप के लोग थे, हिंदू था, मुस्लिम था, है ना, बहुत सारे समुदाय के लोग थे। कोई बिजनेसमैन था, कोई आपका पुअर किसान था, कोई आपका रिच किसान था। जैसा आपने देखा भी था कि किस प्रकार से जो है सो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में लोग पार्टिसिपेट किए थे और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बहुत कम लोग पार्टिसिपेट किए थे, क्योंकि सबका अलग अलग उद्देश्य था। वो सब हम लोगों ने पढ़ लिया है। इसमें हम लोग अब देखेंगे किस प्रकार से जो है सो नेशनलिज्म की भावना लोगों में जागृत किया जाता है। और जो हमारा अभी जो हम लोग राष्ट्र ध्वज देखते हैं, जिसका रंग आपका केसरिया, सफ़ेद और हरा है और बीच में अशोक चक्र है, लेकिन शुरू में जब वो डिजाइन किया गया था तिरंगा झंडा का, तो उस समय भी कलर तीन ही ठो था, लेकिन उसका रंग जो है सो थोड़ा डिफरेंट था। अभी मैं उस सब के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले जो है सो 1905 में जो है सो एक ध्वज का निर्माण किया गया था। उसका रंग लाल, हरा और पीला था, और बीच में जो है सो 8 गो लोटस का जो है सो फूल होता था, कमल का फूल होता था, जो ब्रिटिश इंडिया के 8 गो प्रांत को रिप्रेजेंट करता था। क्या करता था? ब्रिटिश इंडिया के 8 गो प्रांत को जो है सो रिप्रेजेंट करता था। और एक ठो क्रिसेंट मून होता था। क्रिसेंट मून वो हिंदू और मुस्लिम को रिप्रेजेंट करता था। क्योंकि यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम दोनों था, इसीलिए आधा चंद्रमा को दिखाया गया था, है ना, आधा चंद्रमा को। क्यों? क्योंकि दिखाया गया था कि हिंदू भी है और मुस्लिम भी है, इसलिए क्रिसेंट मून भी था बीच में। क्रिसेंट मून क्या चीज को रिप्रेजेंट करता था? हिंदू और मुस्लिम को रिप्रेजेंट करता था। और 8 लोटसेस जो होता था वो आपका ब्रिटिश इंडिया के 8 प्रोविंसेस को जो है सो रिप्रेजेंट करता था। यह तिरंगा का निर्माण 1905 में किया गया था, स्वदेशी मूवमेंट के समय में, है ना। उसके बाद फिर जो है सो एक तिरंगा का निर्माण किया गया 1921 में। महात्मा गांधी जिस समय नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला रहे थे, महात्मा गांधी के द्वारा ही किया गया था, है ना। ये आपका बैंकाली के द्वारा किया गया था 1921 में ही। अब इसमें भी 3 ही कलर था, लेकिन इसमें जो है सो येलो के जगह पर जो है ना, उसमें देखिए आप रेड, ग्रीन और येलो था। यहाँ पे रेड, ग्रीन और व्हाइट कलर था, है ना। येलो के जगह पर खाली व्हाइट हो गया था। और डिजाइनिंग में थोड़ा सा डिफरेंस था तो दोनों ही ट्राइकलर ही। इसमें क्या था? महात्मा गांधी का एक जो चक्र होता है, स्पिनिंग व्हील जिसको हम लोग कहते हैं, चरखा जिसको सूता काटने के लिए यूज किया जाता था, महात्मा गांधी का तो था ही। सेल्फ हेल्प का प्रतीक था वो, है ना। आत्मनिर्भरता की बात महात्मा गांधी करते थे। स्वयं मतलब अपने स्वयं का प्रोडक्शन करने के लिए बात करते थे, अपना स्वयं का कपड़ा पहनने के लिए। आप पहले भी देखे होंगे कि महात्मा गांधी जोर दिए थे कि सूती का कपड़ा पहनिए, सूती का ये बोलते हैं खादी का कपड़ा पहनने के लिए, क्योंकि खादी का कपड़ा थोड़ा महंगा होता था तो लोग नहीं पहन पाते थे। उसके बाद और भी इसमें हम लोग देखेंगे आपका रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने हमारे राष्ट्रगान को लिखा है, जन गण मन। फिर आपका है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जिन्होंने सबसे पहले जो है सो भारत माता के इमेज को जो है सो क्रिएट किए थे। फिर बाद में जो है सो भारत माता के इमेज को जो है सो ये किया गया, पेंट किया गया अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा। अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा फिर जो है सो उसको पेंट किया जाता है। तो ये सब चीज हम लोग देखेंगे एक एक करके। चलिए देखते हैं क्या कहता है द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। कलेक्टिव बिलोंगिंग का सेंस के बारे में हम लोग पहले देखते हैं। यहाँ देखिए कहता है कि नेशनलिज्म जो फैला था भारत में, नेशनलिज्म स्प्रेड्स व्हेन पीपल बिगिन टू बिलीव दैट दे ऑल आर पार्ट ऑफ द सेम नेशन। राष्ट्रवाद की भावना कैसे लोगों में फैला? जब लोगों को ये विश्वास होने लगा कि हम सभी जो है सो एक ही राष्ट्र के हिस्से हैं। जब लोगों को ये विश्वास होने लगा कि हम सभी एक ही राष्ट्र के हिस्से हैं, तब जो है सो नेशनलिज्म की भावना, राष्ट्रवाद की भावना जो है सो लोगों में फैलता है। और when they discover some unity that binds them together, जब वो लोग कुछ ऐसी यूनिटी का डिस्कवर करते हैं जो सबको एक साथ बाइंड करता है, तब जो है सो राष्ट्रवाद की भावना लोगों में डेवलप होता है। जब लोगों को ये लगता है
कि हम लोग सब एक ही राष्ट्र के पार्ट हैं, और जब लोग कुछ ऐसा यूनिटी का खोज करते हैं जो सबको एक साथ बांधता है, तब जो है सो राष्ट्रवाद की भावना लोगों में उत्पन्न होता है। बट हाउ डिड द नेशन बिकम अ रियलिटी इन माइंड्स ऑफ पीपल? लेकिन ये राष्ट्र जो है सो वास्तव में लोगों के दिमाग में आया कैसे? आखिर कैसे आया कि भारत एक राष्ट्र होना चाहिए या है, हम लोग सब उसका हिस्सा है? ये चीज लोगों के दिमाग में आया कैसे? वो सब चीज को भी हम लोग देखेंगे। कैसे, हाउ डिड पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज, रीजन्स और लैंग्वेजेस ग्रुप्स डेवलप्ड अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग? कैसे अलग अलग समुदाय के, भारत में तो एक समुदाय के लोग थे नहीं, है ना, अलग अलग समुदाय के लोग थे, अलग अलग क्षेत्र के लोग थे, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग थे, तो ये सब के बीच में कैसे जो है सो, है ना, डेवलप हुआ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग? कलेक्टिव बिलोंगिंग का सेंस मतलब एक होने का सेंस कैसे डेवलप हुआ, ये सब चीज हम लोग इस पार्ट में देखेंगे। दिस सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग केम पार्टली थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल्स। यूनाइटेड स्ट्रगल्स के अनुभव से, यूनाइटेड स्ट्रगल्स के अनुभव के माध्यम से सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग लोगों के दिमाग में आया। और क्या कहता है, बट देयर वर आल्सो अ वैरायटी ऑफ कल्चरल प्रोग्रेस थ्रू व्हिच नेशनलिज्म कैप्चर्ड पीपल्स इमेजिनेशन। और बहुत सारा कल्चरल प्रोग्रेस भी हुआ, कल्चरल प्रोग्राम भी चलाया गया। बहुत सारा हमारे देश में आपके महान लोग थे, कवि लोग थे, कल्चरल प्रोग्राम चलाते थे, फिर आपका फोल्कलोर सुनाते थे, गांव गांव जाकर के लोगों को इकट्ठा करते थे और वहाँ पे लोकगीत, लोकगान सब तरह से लोगों को प्रयास करते थे इकट्ठा करने का। हिस्ट्री एंड फिक्शन, फोल्कलोर सॉन्ग्स, देखिए फिक्शन था, फोल्कलोर था, सॉन्ग्स था, ये सब प्रिंट्स के माध्यम से, सिंबल्स के माध्यम से लोग प्रिंट दिखा करके, चिन्ह सिंबल्स के माध्यम से लोगों को एक करने का प्रयास करती थी। ये सब जो है सो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। सिंबल्स, प्रिंट, सॉन्ग्स, फोल्कलोर, फिक्शंस, है ना, हिस्ट्री, ऑल दीज प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म। ऑल प्लेड अ पार्ट इन द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म। ये सब जो है सो राष्ट्रवाद की भावना को उत्पन्न करने में, राष्ट्रवाद को भावना को लोगों के बीच उत्पन्न करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाए हैं। क्या क्या, फिक्शंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, फिक्शंस, हिस्ट्री, फोल्कलोर, सॉन्ग्स, पॉपुलर प्रिंट्स, सिंबल्स, popular prints, symbols, fictions, folklore, history, all these played very important role in creating the sense of nationalism among the people, right? लोगों के बीच में ये सब बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। हिस्ट्री, फिक्शन, folklore, song, popular prints and symbols all played a part in making of nationalism. नेशनलिज्म के निर्माण में ये सब बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं द आइडेंटिटी ऑफ नेशन एज यू सी इन चैप्टर 1 इज मोस्ट ऑफन सिंबलाइज्ड एज इमेज। इमेज के रूप में इसको सिंबलाइज किया जाता है ना। इसको किस प्रकार से, जो हमारा राष्ट्र आज आप देखते हैं, इसको ज्यादातर जो है सो फिगर या इमेज के रूप में सिंबलाइज किया जाता है। फिगर या इमेज के रूप में सिंबलाइज किया जाता है। दिस हेल्प्स टू क्रिएट एन इमेज विथ विच पीपल कैन आइडेंटिफाई द नेशंस। ये हमें मदद करता है ना, क्या चीज के लिए? दिस हेल्प्स क्रिएट एन इमेज, एक इमेज क्रिएट करने के लिए हम लोग को मदद करता है, जिसको आज लोग नेशन के रूप में पहचानते हैं, जिसको आज लोग नेशन के रूप में जानते हैं। उस प्रकार का इमेज को क्रिएट करने में ये हमें मदद करता है। इट वॉज द 20th सेंचुरी की बात थी, जब राष्ट्रवाद का भावना जो है सो सेंचुरी विद द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म दैट द आइडेंटिटी ऑफ इंडिया केम टू विजुअली एसोसिएटेड विद द इमेज ऑफ भारत माता। भारत माता के इमेज से विजुअलाइज किया गया था। विजुअली आप देख सकते हैं, मतलब आप देख सकते हैं कि जो नेशनलिज्म की भावना जब ग्रोथ होती है, जब नेशनलिज्म की भावना जब लोगों में विकसित होता है, तो आप देखेंगे कि एक भारत की पहचान होती है भारत माता के इमेज से। भारत माता के इमेज से जो है सो आप भारत माता के इमेज से जो है सो भारत देश की पहचान होती है। फीमेल एलिगोरी से इसको भी, भारत को भी जो है सो रिप्रेजेंट किया गया है। जिस प्रकार से आप जर्मनी में देखे थे, जर्मेनिया, वो भी फीमेल एलिगोरी से जो है सो जर्मनी को रिप्रेजेंट किया गया था। और मारिनेस से आप देखे थे, फ्रांस को रिप्रेजेंट किया गया था। उसी प्रकार से यहाँ पे भी भारत माता
के इमेज को आप देख सकते हैं। द इमेज वॉज फर्स्ट क्रिएटेड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इन 1870। 1870 में सबसे पहले भारत माता का इमेज जो है सो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा क्रिएट किया गया था। याद रखिए, अगर पूछेगा बाय हुम द फर्स्ट इमेज ऑफ भारत माता वॉज क्रिएटेड एंड व्हेन, तो आपको आंसर देना है द फर्स्ट इमेज ऑफ भारत माता वॉज क्रिएटेड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इन 1870। 1870 में सबसे पहले क्रिएट किया गया था। और वंदे मातरम आप जानते हैं जो हमारा राष्ट्रगीत भी है, नेशनल आपका सॉन्ग भी है, नेशनल सॉन्ग राष्ट्रगीत वंदे मातरम जो हमारे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया था 1870 में ही। 1870 में ही जो है सो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा राष्ट्रगान का गुणगान किया गया, राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गुणगान किया गया था। मदरलैंड के लिए, मातृभाषा के लिए वंदे मातरम का गुणगान किया गया था। और इसको फिर बाद में जो है सो बंकिम चंद्र चटर्जी अपने एक प्रसिद्ध बुक आनंद मठ में इंक्लूड कर दिए थे। आनंद मठ में जो है सो वंदे मातरम को इंक्लूड किया गया है। ये भी बुक जो है सो लिखा गया है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, उसी को बंकिम चंद्र चटर्जी भी कहते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी जो है सो आनंद मठ को बाद में, आनंद मठ में जो है सो बाद में वंदे मातरम को इंक्लूड किए थे। वंदे मातरम कब लिखा गया था? 1870 में। किसके द्वारा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। उसी को बंकिम चंद्र चटर्जी भी कहते हैं। और उन्होंने ही भारत माता का इमेज सबसे पहले क्रिएट किए थे। द फर्स्ट इमेज ऑफ भारत माता वॉज क्रिएटेड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय एंड ही ऑल्सो राइट वंदे मातरम in 1870. In 1870 बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय wrote the वंदे मातरम, वंदे मातरम लिखे थे वो। उसके बाद कहता है वाइडली सं ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल। बंगाल में जो है सो वंदे मातरम को पूरी तरह देख सकते हैं कि गाया गया था। स्वदेशी मूवमेंट जब चलाया गया था 1905 में, स्वदेशी मूवमेंट कब चला था? 1905 में बंगाल में चलाया गया था। उसी समय जो है सो बंगाल का विभाजन किया गया था। स्वदेशी मूवमेंट के दरमियान ही जो है सो बंगाल का विभाजन कर दिया गया था 1905 में। उसके बाद 1906 में जो है सो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, है ना। आगे बढ़िए। मूव्ड बाय द स्वदेशी मूवमेंट, अवनींद्रनाथ टैगोर। अब स्वदेशी मूवमेंट में जब मूव करते हैं लोग, और उस समय जो है सो गाया भी जा रहा था, ये वंदे मातरम को भी बहुत गुणगान किया जा रहा था। और जैसे ही स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट होता है 1905 में, फिर अवनींद्रनाथ टैगोर जो है सो भारत माता के इमेज को पेंट कर देते हैं। दूसरी बार जो है सो भारत माता का इमेज पेंट किया गया था अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा, है ना। अगर पूछेगा हु पेंटेड द इमेज ऑफ भारत माता ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट, then you have to write the answer. The image of Bharat Mata was painted by Avnindranath Tagore during the Swadeshi movement in 1905. 1905 में स्वदेशी मूवमेंट के दरमियान भारत माता के इमेज को पेंट किया गया था अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा, अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा। In this painting भारत माता is portrayed as ascetic figure. इस पेंटिंग में आप देख सकते हैं भारत माता को एसेटिक फिगर, एकदम साध्विक फिगर के रूप में दिखाया गया, देवी के रूप में दिखाया गया। साधु संत मतलब क्या होता है? देवी, देवी देवता क्या होते हैं? देवी देवता को देखिए हाथ में फूल रखेगा, माला रखेगा, ये सब देवी देवता का पहचान है, राक्षस का तो पहचान है नहीं। तो भारत माता का जो इमेज पेंट किया गया था उसमें देखेंगे पोर्ट्रेट किया गया है। इसमें क्या पोर्ट्रेट किया गया है? एसेटिक फिगर को पोर्ट्रेट किया गया है, देवी देवता का फिगर को पोर्ट्रेट किया गया, एकदम शांत है ना। एसेटिक फिगर को जो है सो पोर्ट्रेट किया गया है। सी इज काम, कंपोज, डिवाइन एंड स्पिरिचुअल। आप देखिए इसको, एकदम काम है, कंपोज है, डिवाइन है, स्पिरिचुअल भी है। फिगर को आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स। सी इज काम, कंपोज, डिवाइन एंड स्पिरिचुअल। In subsequent years, the image of Bharat Mata acquired many different forms as it circulated in popular prints and was painted by different artists. Figures 14. फिगर 14 में आप देखिएगा कि अलग अलग आर्टिस्ट के द्वारा जो है सो बाद में फिर से भारत माता को अलग अलग प्रकार से अलग अलग फॉर्म में जो है सो प्रिंट किया गया। अभी आप देखिए ये फिगर
जो प्रिंट किया गया था, अभी मैंने जिसका चर्चा किया स्वदेशी मूवमेंट के द्रव्यान में। लेकिन अभी का भारत माता देखिएगा तो ये महिला के फिगर से नहीं है, भारत का नक्शा कुछ और ही है, लेकिन उस समय इसी प्रकार से पेंटेड किया गया था। Devotion to this mother figure came to be seen as evidence of one's nationalism। और ये मदर फिगर का जो डिवोशन था मदर फिगर के प्रति, ये मदर फिगर, ये जो मदर फिगर आप देख रहे हैं इसके प्रति जो डिवोशन था लोगों का, ये मदर फिगर के प्रति जो डिवोशन था वही जो है सो नेशनलिज्म का एविडेंस के रूप में आपको देखने को मिलता है। वही राष्ट्रवाद का एविडेंस के रूप में, आप इसी को राष्ट्रवाद का एविडेंस के रूप में देख सकते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। Ideas of nationalism also developed through movement to revive Indian folklore in late 18th century, 19th century India. Nationalists began recording folk tales sung by birds and toured villages to gather folk songs and legends। बाद में जो है सो नेशनलिज्म को डेवलप करने के लिए लोग और भी बहुत सारे तरीके अपनाते हैं। गांव में जाकर के लोकगीत सुनाता है, लोक गान सुनाता है, लोक गान लोकगीत ये सब सुना करके लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जागृत करने का प्रयास किया जाता है। गांव में जाकर के लोगों को इकट्ठा करते हैं और वहां पे गा के सुनाते हैं लोकगीत को ना। आगे देखिए, these tales, ये कहानियां they believed gave a true picture of traditional culture that had been corrupted and damaged by the outside forces। अब ये जो गाना इस प्रकार से सुनाते हैं कि लोग जो है सो बाहर की जो शक्तियां हैं उसके खिलाफ लोगों को जागृत करते हैं, और बाद में आप देखेंगे कि सब लोग जो है सो इकट्ठा होकर के अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई करता है और अंततः हम लोग को आज़ादी भी मिलती है। It was essential to preserve this folk tradition in order to discover one's national identity and to restore a sense of pride in one's past। और ये जरूरी था, ये सब फोल्कलोर वगैरह को जो है सो प्रिजर्व करना जरूरी था, क्योंकि इससे लोगों में राष्ट्रवाद की भावना पनप रही थी, इसीलिए ये सब चीज को किया जा रहा था। उसके बाद आप देखेंगे कि बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर ने स्वयं जो है सो बैलेट्स का कलेक्शन करना शुरू कर दिया, मतलब लोकगीत का। बैलेट्स मतलब जो एक जगह से दूसरे जगह लोग जा के गीत सुनाते हैं, गान गाते सुनाते हैं, तो उसका कलेक्शन रविंद्रनाथ टैगोर खुद से उसको कलेक्ट करना शुरू कर दिए। नर्सरी राइम्स, मिथ्यास एंड लेड टू द मूवमेंट फॉर, मिथ्या मतलब जो होता है जो हम लोग पढ़ते हैं पुराण वगैरह, तो वो तो हकीकत नहीं है, उसको लोग काल्पनिक मानता है। तो वो सब चीज़ जो हमारे पुराने समय में रैम्स, नर्सरी रैम्स हो गया है ना, मिथ्यास हो गया, ये सब फोल्कलोर वगैरह सब ये रविंद्रनाथ टैगोर भी जो है सो सुनाना शुरू कर दिए थे। ये देखिए फिगर तो आप लोगों को मैंने दिखा ही दिया स्टूडेंट्स। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं जवाहरलाल नेहरू के बारे में दिया। नेहरू इज हियर शोन होल्डिंग द इमेज ऑफ भारत माता, भारत माता का इमेज पकड़े हुए हैं नेहरू जी, देख सकते हैं आप लोग। इंडिया का मैप भी है, अपने एकदम हार्ट के नज़दीक में, दिल के नज़दीक में रखे हुए हैं। इन अ लॉट ऑफ पॉपुलर प्रिंट्स नेशनलिस्ट लीडर्स आर शोन और इन देयर हिट्स ऑफ भारत माता। इस प्रकार से बहुत सारे हमारे देश के महान लोग थे, भारत माता के इमेज को गले से लगा के, उसके सामने सर झुका के, दिल से लगा के सब रहते थे। उसी प्रकार से एक आप नितिशा शास्त्री के बारे में पढ़ेंगे, ये 4 वॉल्यूम का जो है सो एक किताब लिखती है, और वो जो है सो सदर्न इंडिया का फॉल्कलोर होता है ना। सदर्न इंडिया का फॉल्कलोर पूछेगा, हु रोट द फॉल्कलोर ऑफ सदर्न इंडिया, तो आपको बताना है नितिशा शास्त्री रोट द फॉल्कलोर ऑफ सदर्न इंडिया। सदर्न इंडिया का फॉल्कलोर लिखा गया था नितिशा शास्त्री के द्वारा। दक्षिण भारत का लोकगीत लोक कथा, दक्षिण भारत का लोकगीत या लोक कथा नितिशा शास्त्री के द्वारा लिखा गया था, है ना। नितिशा शास्त्री के द्वारा दक्षिण भारत का लोकगीत या लोक कथा लिखा गया था, जिसको 4 वॉल्यूम में पब्लिश किया गया था। 4 वॉल्यूम में जो है सो इस कलेक्शन को पब्लिश किया गया था। नितिशा शास्त्री द्वारा सदर्न इंडिया का फॉल्कलोर लिखा गया था और इसको 4 वॉल्यूम में पब्लिश किया गया था। उसका विश्वास था, किसका? नितिशा शास्त्री का मानना था कि फॉल्कलोर जो है सो द फॉल्कलोर वाज नेशनल लिटरेचर, ये नेशनल लिटरेचर है। फॉल्कलोर क्या है? नेशनल लिटरेचर है, ऐसा मानना था नितिशा शास्त्री का। नितिशा शास्त्री जिन्होंने 4 वॉल्यूम का
4 वॉल्यूम का जो है सो सदर्न इंडिया का फोल्कलोर पब्लिश करवाया था। उसका मानना था कि ये जो है वो नेशनल लिटरेचर है, इसको नेशनल लिटरेचर मानता था वो। इट वाज द मोस्ट ट्रस्टवर्दी मैनिफेस्टो ऑफ पीपल्स रियल थॉट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। ये सबसे ज्यादा ट्रस्टेड मैनिफेस्टेशन था लोगों के लिए, लोगों की वास्तविक विचार और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए ये सबसे ज्यादा विश्वासी था। सबसे ज्यादा विश्वासी ये नेशनल लिटरेचर था। कौन? द फोल्कलोर ऑफ सदर्न इंडिया। As the national movement developed, nationalist leaders became more and more aware of such icons and symbols in unifying people and inspiring in them in a feeling of nationalism. और जैसे राष्ट्रवाद की भावना बढ़ती है लोगों में, जैसे ही नेशनल मूवमेंट डेवलप होता है तो नेशनलिस्ट लीडर लोग जो थे, राष्ट्रवादी नेता लोग जो थे, वो सब जो है सो ये जो आप देख रहे हैं जितना बुक वगैरह या जो सिंबल्स वगैरह वो सब को जो है सो यूज करते हैं। वो लोग सबसे ज्यादा से ज्यादा उसको यूज करते हैं लोगों को यूनिफाई करने के लिए और इंस्पायर करने के लिए, लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को इंस्पायर करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए ये सब चीज का यूज करते हैं लोग। स्वदेशी मूवमेंट के दरमियान बंगाल में ट्राई कलर मैंने अभी आपको बताया था, जिसका रंग रेड, ग्रीन और येलो था, उसका निर्माण किया जाता है, डिजाइन किया जाता है। एक ट्राई कलर का डिजाइन किया जाता है स्वदेशी मूवमेंट के दरमियान, जिसमें आपका 8 को लोटस होता है, कमल का फूल होता है, जो ब्रिटिश इंडिया के 8 प्रोविंसेस को दर्शाता है। ब्रिटिश इंडिया के 8 प्रोविंसेस को दर्शाता है। और एक क्रिसेंट मून होता है जो हिंदू मुस्लिम को रिप्रेजेंट करता है, हिंदू मुस्लिम को रिप्रेजेंट करता है क्रिसेंट मून। उसके बाद फिर 1921 में महात्मा गांधी के द्वारा एक स्वराज फ्लैग का डिजाइन किया जाता है, वो भी ट्राई कलर होता है, लेकिन फर्क ये होता है कि यहाँ येलो के जगह पे यहाँ पे व्हाइट कलर होता है। और यहाँ पे जो आप 8 लोटसेस और एक क्रिसेंट मून देख रहे हैं, लेकिन इसमें एक सिर्फ स्पिनिंग व्हील होता है, सेंटर में स्पिनिंग व्हील होता है। और स्पिनिंग व्हील क्या दर्शाता है? गांधी जी के सेल्फ हेल्प को रिप्रेजेंट करता है। जैसे आप यहाँ देखें कि 8 फ्लैग्स जो है वो ब्रिटिश इंडिया के 8 प्रोविंसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक जो क्रिसेंट मून था वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा था हिंदू मुस्लिम को। उसी प्रकार से स्पिनिंग व्हील जो है महात्मा गांधी के स्वराज फ्लैग में वो रिप्रेजेंट कर रहा है गांधी जी का जो आइडिया था सेल्फ हेल्प का, उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैरिंग द फ्लैग, होल्डिंग इट अलोफ्ट ड्यूरिंग मार्चेज बिकेम अ सिंबल ऑफ डिफेंस। और ये फ्लैग अकेले, इस फ्लैग को ढो करके जो है सो इसी फ्लैग के माध्यम से इसको सिंबल, बहुत बड़ा सिंबल के रूप में लोग जो है सो प्रदर्शित किए मार्च के दरमियान। जब लोग मूवमेंट के लिए मार्च करते थे, यात्रा करते थे, तो ये फ्लैग लेकर के जाते थे, और ये एक जो है सो डिफेंस सिंबल के रूप में उभर करके आता है। आगे हम लोग देखेंगे, ये देखिए यहाँ भी भारत माता का फोटो आप देख सकते हैं। भारत माता इज कॉन्ट्रास्टेड टू द वन पेंटेड बाय अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा जो भारत माता का पेंटिंग किया गया था, जिसमें आप एक त्रिशूल देख सकते हैं, एक लायन है वो भी देख सकते हैं, एक लायन है, त्रिशूल है, एलिफेंट भी है, लायन, त्रिशूल, एलिफेंट, ये सब है। ये भारत माता का इमेज है जो अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो क्रिएट किया गया था। इसमें जो है सो आप देखिएगा सिंबल्स ऑफ पावर एंड ऑथोरिटी जो है सो दिखाया जा रहा है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अनदर मीन्स ऑफ क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म के फीलिंग का और क्या अर्थ, क्या सेंस था, और क्या साधन था, या और क्या उसका मतलब था, और जो था क्या कहता है, अनदर मीन्स ऑफ क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म वाज थ्रू रीइंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री के रीइंटरप्रिटेशन के माध्यम से भी जो है सो लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को उत्पन्न किया जा रहा था। मतलब उनको बताया जा रहा था कि आपके इतिहास में जो पूर्वज लोग का जो परंपरा है से सब खत्म कर दे रहा है अंग्रेज, और अंग्रेज सब अपना परंपरा आपके ऊपर लाद रहा है। कितना गलत हो रहा है आपके साथ। आप जागिए, अंग्रेजों के साथ लड़िए, उसको भगाइए यहाँ से। अपना जो है सो हम लोग को स्वतंत्र राष्ट्र होना चाहिए।
By the end of the 19th century, many Indians began feeling that to install a sense of pride in the nation, Indian history had to be thought about differently. और 19वीं शताब्दी के अंत तक 19वीं शताब्दी के अंत तक लोगों में अब ये भावना आने लगा था, लोगों के अंदर ये भावना उत्पन्न होने लगा था कि हमारा भी जो है सो एक गौरवान्वित राष्ट्र होना चाहिए। भारतीय इतिहास को है ना, इंडियन हिस्ट्री हैड टू बी थॉट अबाउट डिफरेंटली, भारतीय इतिहास को कुछ अलग तरीके से सोचा जाना चाहिए। द ब्रिटिश सॉ इंडियंस एज बैकवर्ड एंड प्रिमिटिव। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश लोग भारतीय लोग को एकदम बेवकूफ समझता है, एकदम जाहिल समझता है, एकदम पुराना जमाना का आदमी समझता है, और ये समझता है ब्रिटिश लोग की इनकैपेबल ऑफ गवर्निंग देमसेल्व्स। मतलब कह रहा है कि ब्रिटिश लोगों के सामने हम लोग जो है सो एकदम बेकार है। ब्रिटिश ये कहता है कि ये लोग इनकैपेबल है, मतलब अयोग्य है, वो लोग अपने आप जो है अपना शासन स्वयं से अपने स्वयं से शासन नहीं कर सकता है। वो लोग में क्षमता नहीं है कि वो लोग को स्वतंत्र राष्ट्र कर देंगे तो वो लोग राष्ट्र चला लेगा, सक्षम नहीं है वो लोग स्वयं से शासन करने का, स्वयं से गवर्न करने का। In response, Indians began looking into the past to discover the India's great achievements. अब इसके जवाब में भारतीय लोग देखने लगे अपने इतिहास को कि पहले क्या था। पहले तो कोई अंग्रेज नहीं था, उस समय तो भारत बहुत विकसित था, भारत को सोने की चिड़िया कही जाती थी। क्यों? तो अंग्रेज क्या कर दिया? अंग्रेज तो और लूट के गया यहाँ से। तो इंडियंस लोग अपने पास्ट को देखने लगे, जिस समय भारत की अतीत की खोज करने लगे, जिस समय भारत में जो है सो बहुत सारा अचीवमेंट्स जो है सो डिस्कवर किया गया था। They wrote about the glorious development in ancient times when art and architecture, science and mathematics, religion and culture, law and philosophy, crafts and trade had flourished. जिस समय ये सब चीज डेवलप हुआ था, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, साइंस एंड मैथमेटिक्स, रिलीजन एंड कल्चर, लॉ एंड फिलोसॉफी, क्राफ्ट्स एंड ट्रेड जिस समय डेवलप हुआ था, उस समय के भारत के जो है सो विकास के बारे में, भारत के ग्लोरियस के बारे में, भारत का में जो जितना ये सब चीज विकसित हुआ था उस समय का चर्चा करने लगा। उस समय तो भारत सबसे आगे था जिस समय ये सब चीज का विकास हुआ था। This glorious time in their view was followed by history of decline. और ये जो ग्लोरियस टाइम है वो अंग्रेज लोग के द्वारा जो है सो इसको डिक्लाइन कर दिया जा रहा है, खत्म कर दिया जा रहा है। इस सब चीज का तो गुने नहीं गा रहा है, इस सब का तो नामे नहीं ले रहा है। अंग्रेज कह रहा है कि नहीं, भारत के लोगों में तो क्षमता ही नहीं है, जबकि भारत तो सबसे जो है सो महान देश था, क्योंकि ये सब चीज का विकास सबसे पहले भारत में सबसे ज्यादा हुआ था। When Indian was colonized, जब भारत के लोगों को कोलोनाइज कर दिया जाता है, मतलब यहाँ उपनिवेशी माने अंग्रेज शासन करने लगते हैं, these nationalist histories urge the traders to take pride in India's great achievements in the past and struggle to change the miserable conditions of life under British rule. तब जो है सो नेशनलिस्ट हिस्ट्रीज जो है सो राष्ट्रवादी इतिहासकार लोग जो होते हैं, चाहे राष्ट्रवादी इतिहास जो होता है, वो लोग ट्रेडर्स लोग से अर्ज करता है, मतलब आग्रह करता है कि भारत का जो प्राइड है ना, भारत में जो अचीवमेंट जो ग्रेट अचीवमेंट का प्राइड है भारत का, अतीत में जो भारत ने अचीव किया है ना, और फिर कहता है जो संघर्ष किया जा रहा है, और भारत के बारे में ये भी कहता है कि यहाँ पे जो कंडीशंस है ब्रिटिश रूल में लोगों के जीवन का बहुत ही मैजरेबल है, बहुत ही खराब कंडीशन में लोग जी रहे हैं, लेकिन अतीत में तो भारत बहुत ही महान था। तो वो सब चीज का चर्चा किया जा रहा है, यहाँ पे वो सब चीज का चर्चा किया जा रहा है। These efforts to unify people were not without problems, और ये एफर्ट से जो है सो लोगों को यूनिफाई किया जा रहा है कि पीपुल वर नॉट विदाउट प्रॉब्लम, बिना समस्या के लोग नहीं हैं। यहाँ पे ये कह दे रहा है कि यहाँ अब बिना समस्या के लोग नहीं है, लेकिन पहले इतनी समस्या नहीं थी जितना अंग्रेज के आने के बाद हुआ है। When the past being glorified was Hindu, when the images celebrated were drawn from Hindu iconography, then people of other communities went out. लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या हो गया था कि यहाँ पे जैसे आप देखिए कि भारत माता का इमेज ही बनाया गया है, तो वहाँ पे हिंदू का दिखाया गया, चूंकि देवी देवता तो हिंदू में होते हैं। तो ये सब जो जब पास्ट को, भारत के पास्ट को ग्लोरीफाइड किया गया हिंदू के माध्यम से, मतलब हिंदू के
हिंदू के जैसा ग्लोरीफाई किया गया, है ना। तो जो अदर कम्युनिटीज के लोग थे, जैसे जो मुस्लिम लोग थे, वो लोग अपने आप को मतलब समझ रहे थे कि अकेला समझ रहे थे, मतलब बाहर समझ रहे थे अपने आप को। उन लोग को लग रहा था कि हम लोग को तो अलग थलग कर दिया जा रहा है, क्योंकि सब तो हिंदू के माध्यम से हो रहा है। अब आगे देखिए यहाँ पे कुछ दिया हुआ है। अर्लियर टाइम्स में फॉरेन ट्रेवलर्स जब भारत में आए थे तो वो लोग भी सच्चाई को जो है सो लिखने का प्रयास किए हैं। आर्य वंश के समय के बारे में दिया है कि उस समय क्या था, में अब्सेंस ऑफ क्वालिटीज, मेनली ऑन द अब्सेंस ऑफ क्वालिटीज। हाँ, अब्सेंस ऑफ क्वालिटीज में जो रिमार्क किए थे वो लोग, उस समय हिंदू जो है सो सेट आउट ऑन कॉन्क्वेस्ट। भारत हिंदू ही सबसे जो है सो यहाँ पे राज करता था। शुरू में तो हिंदू का राजा था ही, है ना। भारत में आप जानते होंगे एंशियंट हिस्ट्री, उसके बाद मेडिएवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री पढ़े होंगे तो आप देखे होंगे एंशियंट टाइम में हिंदू का राज था, फिर मेडिएवल में मुस्लिम आता है और फिर मॉडर्न में तो अंग्रेज लोग करता ही है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। वॉल्यूम 1851 का ही भारतवर्ष का इतिहास, इसके बारे में भी आप लोग देख लीजिएगा। आगे देखिए यहाँ कंक्लूजन में फिर क्या कहता है। कंक्लूजन में सब वही सब है जो हम लोगों ने पढ़ा था, इसमें कुछ भी वैसा नहीं है। बाद में ये जो है सो किस प्रकार से लोग विभिन्न समुदाय के थे और किस प्रकार से लोगों का एक होना कितना डिफिकल्ट था, बहुत ही मुश्किल से लोगों को एक किया जाता है, लेकिन फिर जो है सो बाद में आखिर जो है सो विवाद हो ही जाता है लोगों में। लेकिन अब ये सब तो हम लोग देख ही लिए हैं, कंक्लूजन क्या था वो तो आप समझ ही गए होंगे। फिर एक आप लास्ट में है क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, जो 8 अगस्त 1942 को लॉन्च किया जाता है महात्मा गांधी की अध्यक्षता में। और इसी मूवमेंट में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिए थे, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब होता क्या है, जब क्रिप्स मिशन असफल रहता है, क्रिप्स मिशन जो भारत आता है वो असफल रहता है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो होता है 1939 से 45 के बीच में, उसमें भी जो है सो बहुत ही वाइड स्प्रेड डिसकंटेंटमेंट इन इंडिया, मतलब बहुत ही बड़े पैमाने पर लोगों में जो है सो नाराजगी था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वजह से भी लोगों में बहुत ही बड़े पैमाने पर नाराजगी था। जैसा आपने देखा था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दरमियान वार की ज़रूरत को, वार में जो आपका मिलिट्री एक्सपेंसेस था उसको पूरा करने के लिए तरह तरह के टैक्स नया लागू कर दिया गया था। इनकम टैक्स को बढ़ा दिया गया था। जबरन जो है सो लोगों को जो है सो फोर्स किया जाता था आर्मी में ज्वाइन करने के लिए, बहुत तरह की परेशानियां की गई थी। तो उस सब चीज से लोग जो है सो नाखुश थे। इससे जो है सो महात्मा गांधी को मौका मिल जाता है। दिस लेड गांधी जी टू लॉन्च अ मूवमेंट कॉलिंग फॉर द कंप्लीट विड्रॉल ऑफ ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया। भारत से ब्रिटिश को पूरी तरह से विड्रॉल करने के लिए जो है सो महात्मा गांधी को एक आंदोलन चलाने का मौका मिल जाता है। और तब जो है सो कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो है वो एक मीटिंग रखती है वार्धा में 14 जुलाई 1942 को। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कमेटी का एक मीटिंग था वार्धा में, और वहीं पे जो है सो क्विट इंडिया रिसोल्यूशन का डिमांड को पास कर दिया जाता है। क्विट इंडिया रिसोल्यूशन का जो डिमांड था, हिस्टोरिक डिमांड जो था क्विट इंडिया रिसोल्यूशन का, उसको पास कर दिया जाता है 14 जुलाई 1942 को। 14 जुलाई 1942 को वार्धा में कांग्रेस कमेटी का जो मीटिंग था उसमें जो है सो क्विट इंडिया रिसोल्यूशन का डिमांड को स्वीकार कर लिया जाता है, उसको जो है सो पास कर दिया जाता है। और तब जाकर के जो है सो 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में क्विट इंडिया मूवमेंट का शुरुआत हो जाता है। पास कर लिया गया 14 जुलाई 1942 को और शुरुआत हो गई 8 अगस्त 1942 को। और इसके माध्यम से भारत में जो है सो महात्मा गांधी ने डू और डाई का नारा दिए थे। और उसके बाद अंग्रेज लोगों ने ये देखा कि यहाँ पे बहुत ही, और ये मूवमेंट बहुत बृहद था, इसमें एकदम बहुत बड़ी पैमाना में लोग पार्टिसिपेट किए थे। इसमें सब महिला पुरुष स्टूडेंट्स जितने भी थे, देखिए यहाँ कौन कौन किए थे, पीजेंट्स लोग किया था, वर्कर्स स्टूडेंट्स ये सब किया था, ऑर्डिनरी पीपल लोग भी किया था, जो जन साधारण आदमी था, एकदम साधारण लोग था। ये सब जो है सो बहुत बड़ा पैमाना पे युद्ध छिड़ गया था। अब अंग्रेज को लगने लगा था कि बड़ा मुश्किल है, और इतना बड़ा था कि अंग्रेज को इसको जो है सो कंट्रोल करने में लगभग 1 साल लग गया था, जबकि कोई भी आंदोलन को 1 साल अभी तक नहीं लगा था अंग्रेज को कंट्रोल करने में। लोग राष्ट्र का, अपने देश का जो है सो स्लोगन्स नारा देने लगे, गीत गाने लगे,
राष्ट्र सॉन्ग, राष्ट्र स्लोगन सब देने लगा था अपना अपना। उसके बाद देखिए इसमें इट्स ऑल्सो शो द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ लीडर्स। कुछ लीडर्स के नाम भी दिए हुए हैं जो लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट किए थे, जैसे जयप्रकाश नारायण था, अरुणा असफ अली था, जयप्रकाश नारायण, अरुणा असफ अली, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, अरुणा असफ अली, राम मनोहर लोहिया, और बहुत सारे महिला लोग भी थी, जैसे मतंगिनी हाजरा बंगाल से थी, मतंगिनी हाजरा। उसके बाद आपका कनकलता बरुआ असम से, कनकलता बरुआ थी असम से, रामा देवी थी उड़ीसा से, कुछ महिला लोग भी थी, नाम याद रखिएगा, रामा देवी उड़ीसा से, कनकलता बरुआ असम से, मतंगिनी हाजरा बंगाल से, मतंगिनी हाजरा बंगाल से थी। इसमें भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में चलाया गया था, 8 अगस्त 1942 को जो लॉन्च किया गया था, उसमें महिला लोग भी भाग ली थी, जैसे मतंगिनी हाजरा बंगाल से, मतंगिनी हाजरा उड़ीसा से रामा देवी, असम से कनकलता बरुआ, और पुरुष लोग में थे जयप्रकाश नारायण, अरुणा असफ अली, राम मनोहर लोहिया, ये सब लोग, राम मनोहर लोहिया, अरुणा असफ अली, जयप्रकाश नारायण। महिला में आप देखें मतंगिनी हाजरा बंगाल से, कनकलता बरुआ असम से, और रामा देवी उड़ीसा से, ये सब जो है सो भाग लिए थे। और ब्रिटिश को, हाँ, द ब्रिटिश रिस्पॉन्डेड विथ मच फोर्स, बहुत फोर्स के साथ ब्रिटिश ने इसको जवाब दिया। उसके बावजूद जो है सो 1 साल लग गया था इस मूवमेंट को रिप्रेस करने में, इसको दबाने में, इस मूवमेंट को दबाने में लगभग 1 साल लग गया था। आप लोग समझ गए होंगे। ये सब नाम याद रखिएगा। मतंगिनी हाजरा कहाँ से थी, तो मतंगिनी हाजरा बंगाल से थी। पूछता है मतंगिनी हाजरा कहाँ से थी, जो लीड कर रही थी, जो पार्टिसिपेट की थी आपका क्विट इंडिया मूवमेंट में, तो मतंगिनी हाजरा बिलोंग टू बंगाल, मतंगिनी हाजरा बंगाल से, कनकलता बरुआ असम से, रामा देवी उड़ीसा से, ये महिला लोग थी जो पार्टिसिपेट की थी। पुरुष में आप देखें जयप्रकाश नारायण, अरुण असफ अली और राम मनोहर लोहिया, अरुण असफ अली और राम मनोहर लोहिया, है ना, जयप्रकाश नारायण, अरुण असफ अली, राम मनोहर लोहिया, ये पुरुष थे। महिला में भी आप देख लिए कनकलता बरुआ असम से, रामा देवी उड़ीसा से, और मतंगिनी हाजरा बंगाल से। चलिए, तो इस चैप्टर को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि ये चैप्टर पूरा समाप्त हो चुका है। अब फिर से हम अगला चैप्टर के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। तो आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।